साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एनिमल फिजियोलॉजी में अपन मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ रहे थे और यहाँ पर अपन ने बोन्स को पढ़ लिया और मसल्स की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। 3 प्रकार की मसल्स थी और उसमें से जो स्केलेटल मसल है उसको अपन ने विस्तृत जान लिया। आपने ये जान लिया कि स्केलेटल मसल में एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, जेड रेखा क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन क्या होता है, कहाँ होता है, आपके जो मायोसिन प्रोटीन है वो कहाँ होता है, क्या होता है। 2 तरह के फिलामेंट होते हैं, मैक्रो माइक्रो, वो कहाँ पर स्थित होते हैं। सार्कोमियर यूनिट क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सार्कोसोम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके अब तक क्लियर हो गई। एक बार ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे का रिवाइज करके फिर इस वीडियो पे आ जाना। शुरू करते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों में संकुचन की प्रक्रिया किस विधि से होती है। क्या उसकी विधि है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, क्या उसकी कार्य की है। बड़ा सरल टॉपिक है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। देखो कुछ चीजें पहले क्लियर करूं आपको। देखो अपने मसल्स के अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, और मसल्स में जो यूनिट होती है ना, एक यूनिट जिस पर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी फिर आगे बढ़ेगी ये, उस एक यूनिट का नाम है सार्कोमियर। और इस एक यूनिट के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आप ऐसा समझो जैसे मान लो ये मसल्स की सेल हैं, ये मसल्स की सेल हैं ऐसे कुछ, ये एक पर्टिकुलर एक सेल है इस सेल के अंदर, और ये मान लो ये हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम यहां पर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम इस प्रकार का ऐसे प्लाज्मा लेमा इस तरह से फोल्ड हो रखी है यहां पर, ये इसको बोलते हैं क्या, एस ट्यूबुलर सिस्टम, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। ऐसा मसल्स में है, मसल्स के सार्कोलेमा में इस प्रकार के सिस्टम, इसको ट्यूबुलर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन भरे पड़े हैं। इतनी बात याद रख लो। आगे देखो 4 नंबर पे क्या समझो आप, एक होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगला चैप्टर जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन जानेंगे कि इस प्रकार से क्या होता है, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा बहुत तो याद होगा आपके। और इस प्रकार से न्यूरॉन की क्या है, स्ट्रक्चर है। अपना जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर ये इस प्रकार की है। ये सेल बॉडी, इसके ऊपर बाहर ये निकले होते हैं डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल बता रहा क्योंकि अपन उसको अलग पढ़ेंगे। ये सेल बॉडी, ये पूरा यहाँ तक एक्सोन, मतलब न्यूरॉन के 3 प्रमुख भाग हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। और एक्सोन के जो अंतिम भाग हैं ये बोले, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। मैंने क्या लिखा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये तो नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका होगी, न्यूरॉन हो गया, इसके साथ में ये मस्कुलर सिस्टम ऐसे जुड़ा हुआ है। ये वाली ये मांसपेशी है, यहां पर ये मांसपेशी है, उस मांसपेशी की इस प्रकार से है, ये यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से है। अब ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, इस स्पेस को ही बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन का मतलब है स्पेस। जैसे होता ना कि रेलवे जंक्शन फलां जंक्शन है, जयपुर जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब केवल ऐसा कोई स्टेशन हो जिसके इधर उधर कुछ नहीं हो तो उसको जंक्शन नहीं बोलेंगे।
जंक्शन का मतलब इधर भी कोई चीज़ है, इधर भी कोई चीज़ है, बीच में वो स्थान है जो जोड़ रहा है किसी चीज़ को, तो जंक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक साइड में आपके न्यूरॉन है, एक साइड में मसल्स है, ये दोनों का यहाँ पर बीच में मिलन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। अब इसके अंदर ये सिनेप्टिक नोब है ना, ये कहीं ना कहीं इधर फोल्ड, ये भी अंदर की तरफ गए रहते हैं लेकिन कभी टच नहीं करते, ये इस प्रकार से फोल्डिंग रहती है, इतने क्लोज रहते हैं ये कि नोब है ना अंदर की साइड में गए हुए रहते हैं लेकिन कभी टच नहीं होते। ये जो सिनेप्टिक नोब हैं इनके अंदर कुछ रसायन भरे होते हैं, उन रसायनों को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और उसमें मुख्य है एसिटाइल कोलिन, मेन है। और ये जो मसल्स है उसके ऊपर है, यहाँ पर है जो नर्व, जो मेन यहाँ पर पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर एक चीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं आपके ACH रिसेप्टर। ये कहां पर है, ACH हार्मोन तो किसके पास है, ACH जो केमिकल है वो किसके पास है, ये सिनेप्टिक नोब में। और जो ये जो लेमा है ना, सार्कोलेमा, सार्कोमियर पूरी यूनिट है, ये सार्कोमियर लेमा के ऊपर पाए जाते हैं ACH को ग्रहण करने वाले ACH रिसेप्टर। अभी ये सारी बातें काम आएंगी तब मैं समझा रहा हूं, मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का मतलब समझ गए कि मांसपेशी होती हैं, उनमें एक टी आकार का सिस्टम पाया जाता है, ये टी बन गया ना, इसको ऐसे देखा जाए तो ये पूरा ये टी हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया। तो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, टी सिस्टम होता है, यहाँ पर टी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, टी सिस्टम भी। यूनिट का नाम है सार्कोमियर। अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जंक्शन पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन के अंतिम भाग पर सिनेप्टिक नोब होती हैं, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब एसिटाइल कोलिन भरे होते हैं, और उसके साथ में टच क्या होती हैं, आपके मसल्स होती हैं। मसल्स की सार्कोमियर हैं वो इस प्रकार से कुछ फोल्ड हो रखी होती हैं, और वहां पर ACH के रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को ग्रहण कर सकते हैं। इतनी मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। अब मैं एक बार आपको सारी बात बता रहा हूं, फिर आपको लिखने के रूप में बताता हूं, एक बार आपके दिमाग में फिल्म बन जाएगी होता कैसे है। देखो, आप ऐसा समझो कि कोई भी स्टिमुलस, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस है, जैसे मान लो ये आग है ना, ये मैंने ये जलाई और ये किसी वजह से मान लो ये स्टिमुलस है, कहीं टच हो गया, ये यहाँ टच होता है, आग लगेगी, मतलब ये अपना सेंसरी ऑर्गन है, इसका मतलब क्या करेगा, इसको ये पकड़ेगा ये। अब जैसे किसी मसल्स या मतलब जैसे किसी स्टिमुलस का अपने बॉडी में न्यूरॉन के साथ टचमेंट होता है, तंत्रिका के साथ जैसे ही कोई आपका स्टिमुलस जुड़ते ही क्या होगा, ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पास मैसेज आ गया, किसके पास, डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट मैसेज किसको दे देगा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी मैसेज किसको दे देगी, एक्सोन को दे देगी। एक्सोन से मैसेज कहां गया, सिनेप्टिक नोब तक आ गया। पूरी बात समझना एक बार। सिनेप्टिक नोब तक जैसे ही मैसेज आ गया, इस नोब से क्या होंगे, एसिटाइल कोलिन जो पड़े हैं ट्रांसमीटर वो रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएंगे, उनको कौन ग्रहण कर लेगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ग्रहण कर लेगा। मतलब एक मांसपेशी ने ग्रहण कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। यहां पर जैसे ये ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, इसके ग्रहण करने से एक बात मैंने पहले बता दी थी आपको कि अपनी बॉडी में जैसे ही कोई सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है ना, उसके अंदर के साइड में ऋणात्मक आवेश होता है और बाहर क्या है, धनात्मक आवेश, सोडियम के रूप में, और यहां पर ये क्लोराइड के रूप में। ठीक है, मतलब बाहर हर कोई सेल जब आराम कर रही होती है तब उसके बाहर क्या है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, अंदर की साइड में क्या है, क्लोराइड की मात्रा है। मतलब ऋणात्मक आवेश ज्यादा है, और उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, -70 मेगावोल्ट होता है ये अपन इसको नर्वस सिस्टम वाले में और पढ़ेंगे। हर कोई सेल जब आराम कर रही होती है तो उसके अंदर क्या है, -70 मेगावोल्ट का चार्ज है उसके पास में, वोल्ट विभवांतर इतना है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस -70 मेगावोल्ट है। इसका मतलब सेल रेस्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अब समझो बात को दोबारा, जैसे ही कोई उद्दीपन आया, अब जो मैं बोल रहा हूं आपके पास तक आवाज जा रही है, आपके कान के अंदर नर्वस सिस्टम उसको ग्रहण कर रहा है। न्यूरॉन ने ग्रहण किया, डेंड्राइट के पास है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन के सिनेप्टिक नोब तक आया। इसका मतलब यहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए, ये जैसे रिलीज हुए इस पूरे टी सिस्टम में फैले। जैसे टी सिस्टम में फैले, सोडियम की पारगम्यता बढ़ जाती है और अंदर की साइड में प्लस चार्ज होने लग जाता है।
अंदर की जो साइड है उसमें प्लस चार्ज होने का मतलब है सेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अंदर की साइड में प्लस चार्ज हुआ, इसका मतलब सेल ने काम करना शुरू कर दिया, और उस काम को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब सेल का अपना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और सोडियम लगातार अंदर एंटर करने लगे। अंदर एंटर करने का मतलब -70 मेगावोल्ट से -50, -30, 20, 0, 10, 20, 30 प्लस ये बढ़ने लग गया। ठीक है, अब इतना काम जब अंदर की साइड में हो गया तब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक मैसेज जाता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम आयन रिलीज कर देती है। इसके पास क्या है, कैल्शियम आयन पड़े। अब जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम निकालती है, आपको पता था कि मैंने जब बताए थे प्रोटीन के नाम, तो वहां पर मैंने एक लिखा था ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के प्रकार थे, उसमें था ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी क्या करता है, कैल्शियम के साथ बंध बनाने की कैपेसिटी रखता है, और क्या कर लेता है, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम के साथ बंध बना लेता है, क्योंकि उसको क्या मिल गए, बाहर के साइड में कैल्शियम आ गए, और कैल्शियम के साथ आते क्या कर लेता हो, बंध बना लेता है। इतनी देर तक क्या था वो, ये मैंने बताए थे, क्या थे आपके एक्टिन, लड़ियों में थे ऐसे ऐसे एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ऐसे इस तरह से होता है, ये एक्टिन है, और इस एक्टिन के ऊपर ये जो है ना, ये इस प्रकार से लगे होते हैं ट्रोपोमायोसिन, और इन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको पता है लगे होते हैं क्या, ये पहले बता दिया था अपन ने, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। कैसी पोजीशन होती है, आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आप नजर आ रहा है आपको कि किस प्रकार से ग्लोबुलर फॉर्म में एक्टिन है, ये एक्टिन है। डायग्राम में देखो एक एक्टिन दिख रहा है आपको, एक्टिन के ऊपर एक लाइन लिपटी भी है जो ट्रोपोनिन की है, ट्रोपोमायोसिन की है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जगह जगह किसके गुच्छे लगे हुए हैं, ट्रोपोनिन के लगे हुए। अब समझो बात को, कैल्शियम आ गया, कैल्शियम भागकर किससे जुड़ेगा, ट्रोपोनिन से। जैसे ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन क्या कर देगा, ट्रोपोमायोसिन को साथ लेते हुए एक्टिन को छोड़ देगा। अब तक किससे जुड़े हुए हैं, एक्टिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्टिन को छोड़ देगा क्योंकि अब उसको क्या मिल गया, कैल्शियम मिल गया। तो कैल्शियम को ले जाएगा ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन वहां से हट जाएंगे, अब एक्टिन बचा। अब आगे समझो, ये एक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, ये वाली ऐसी स्ट्रक्चर होती है मायोसिन की। मायोसिन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम है क्रॉस ब्रिज। आपको डायग्राम में दिख रहा है, मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस मायोसिन के ऊपर एटीपी जुड़ने का स्थल भी प्रेजेंट है, और इस मायोसिन के ऊपर आपके एक्टिन जुड़ने का स्थल भी मौजूद है। अब क्या हुआ, एक्टिन से हट गया, कौन हट गया, ट्रोपोनिन हट गया, ट्रोपोमायोसिन हट गया, तो एक्टिन क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब क्या करेगा, इस सिंगल एक्टिन के साथ में मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज है ना, वो जुड़ जाएगा। और जैसे क्रॉस ब्रिज इस प्रकार से, मान लो ये मायोसिन है और ये मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है, ऐसे इस प्रकार से जुड़ गया। जैसे जुड़ जाएगा, वो क्या करेगा, अपना मूवमेंट करेगा, उसका एटीपी टूटेगा, टूटते क्या करेगा, वो इस प्रकार से इसको खिसका देगा। देखो अभी स्थिति यहां थी, और इसको खिसका कर क्या कर देगा, ऐसा कर देगा। अब जैसे इसका मायोसिन का सिर मुड़ेगा, जैसे ही मुड़ेगा ना, एटीपी खर्च हो गया, तो एटीपी वापस एटीपी हट जाएगा, और वापस इसके साथ में एटीपी जुड़ जाएगा, फिर ये खड़ा हो जाएगा, फिर ये मूवमेंट करवाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक उसको कैल्शियम मिलता रहेगा। मान लो किसी कारण से फिर अपने एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया, जैसे एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर निकलना बंद हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर निकलना बंद हो गए, तो यहाँ से सोडियम वापस बाहर आ गए, सोडियम जैसे बाहर आ गए, कैल्शियम रिलीज होना बंद हो गए, कैल्शियम रिलीज होना जैसे ही बंद हुए, क्या हो गया, ट्रोपोनिन से कैल्शियम हट गए। जैसे ट्रोपोनिन से कैल्शियम हट गए, वो कैल्शियम जो ट्रोपोनिन है किसके साथ जुड़ जाएगा, वापस एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा ट्रोपोमायोसिन को लेकर। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक्टिन फिर से किससे हट जाएगा, मायोसिन से हट जाएगा, सेल रिलैक्स पोजीशन में आ गई। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड के लिए, 1 मिनट में दोबारा बताता हूं। आपकी बॉडी में किसी प्रकार का स्टिमुलस मिला, आपका नर्व एक्टिव हो गया। जैसे आपका न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, न्यूरॉन के अंतिम भाग से सिनेप्टिक नोड से कुछ केमिकल निकले, उन केमिकल का नाम एसिटाइल कोलिन है। जैसे एसिटाइल कोलिन निकलते हैं,
सार्कोमियर की जो सार्कोलेमा है उसका टी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। टी सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब उसमें सोडियम अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। सोडियम के अंदर प्रवेश करने से क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या निकाला, कैल्शियम निकाला। जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम निकाला, ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा, ट्रोपोनिन का जो भाग है ना उसमें ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम जुड़ गया, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को साथ में लेते हुए क्या हो गया, हट गया एक्टिन से। अब तक एक्टिन से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब एक्टिन अब फ्री हो गया। जैसे एक्टिन फ्री हो गया, मायोसिन उसके साथ बॉन्ड बनाता है। मायोसिन के पास एक क्रॉस ब्रिज होता है, उसके ऊपर एटीपी लगे होते हैं, उसके सहायता से वो किससे जुड़ गया, एक्टिन से जुड़ गया। जैसे एक्टिन से जुड़ गया, एक्टिन को उसने खिसका दिया। एक्टिन को खिसका दिया, इसका मतलब जब अपने एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो पढ़ा था कि जो 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 आपके डार्क जोन है वो तो सेम है, लेकिन जो आई फिलामेंट है ना, आई बैंड है, उनकी दूरी क्या हो गई, कम हो गई। और इनकी दूरी कम हो गई, इसका मतलब सेल में क्या हो गया, संकुचन हो गया। ये क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कैल्शियम मिलता रहेगा। जैसे कैल्शियम मिलना बंद हो जाएगा, इसके विपरीत सारी प्रक्रिया हो जाएगी। ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको मैं आपको लिखने के हिसाब से बता देता हूं, आप इसको लिख लें। सबसे पहले कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस के मिलने से सेंसरी नर्वस सेल एक्टिव हो जाएगी, न्यूरॉन एक्टिव। ठीक है, न्यूरॉन एक्टिव का मतलब सिनेप्टिक नोब से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज। एसिटाइल कोलिन रिसीव बाय एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, है ना, विच इज प्रेजेंट इन सार्कोलेमा। ठीक है, इतना काम हुआ। इतने काम होने से सोडियम परमिएबिलिटी इंक्रीज, तो सोडियम एंटर इनटू मसल सेल। सोडियम किस में एंटर कर गया, मसल सेल के अंदर एंटर कर गया। व्हेन सोडियम एंटर इन मसल सेल, एक्शन पोटेंशियल बिकम जनरेट। ये इतनी जो प्रक्रिया हुई ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि सोडियम अंदर जाने लग गए और जो है अंदर की साइड में धनात्मक आवेश हो गया, पॉजिटिव आवेश अंदर की साइड में बढ़ गया। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हो गई, मसल एक्साइटेशन हो गया, ये मसल उत्तेजित हो गई। अभी तो उत्तेजित हुई है, अब क्या करेगी, ये काम करेगी। इनके काम करने से क्या होगा, बाद में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयन। आगे क्या होगा, ये कैल्शियम बाइंड्स विथ ट्रोपोनिन सी। क्या होगा, ट्रोपोनिन सी
डिसोशिएट फ्रॉम एक्टिन प्लस ऑल्सो डिसोशिएट ट्रोपोमायोसिन। जैसे ट्रोपोनिन हुआ क्या हो गया, ट्रोपोमायोसिन भी अलग हो गया। इसका मतलब ये बोलेंगे मायोसिन जो है ना, अब मायोसिन है, मायोसिन अटैच विथ एक्टिन वाया क्रॉस ब्रिज। क्या लिखेंगे, एटीपी प्रेजेंट इन क्रॉस ब्रिज ऑफ मायोसिन। इतना जो काम हुआ ना, ये वाला काम, इस काम को अपन सामूहिक रूप से बोलते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्टार्ट। आप इसको हिंदी में भी लिख लेना चाहे तो, मैंने बोल दिया, सारा समझा दिया आपको, आप हिंदी में लिख लेना, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखो। आगे देखो, ये जो मायोसिन है, मायोसिन है, इसका जो क्रॉस ब्रिज है, इस पर जो एटीपी प्रेजेंट है वो वर्किंग के दौरान किस में टूट जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। कब टूटेगा ये देखो पहले तो, मतलब एक्टिन प्लस मायोसिन जुड़ गए, कहां, मायोसिन का सिर प्लस एक्टिन आपस में बॉन्ड कर गए। ये क्या करेगा, ये मायोसिन एक्टिन को स्लाइड करवाएगा और स्लाइड करवाने के दौरान एक्टिन, जैसे ये है ना, ये मायोसिन है, एक्टिन को ऐसे स्लाइड करवाएगा। स्लाइड करवाने के दौरान आई बैंड की दूरी कम हो जाएगी, वह ए बैंड की दूरी सेम रहेगी। बीच में डायग्राम बना लेना, जैसे मान लो ये जेड लाइन है ना, ये क्या था, आई बैंड था ये, और ये क्या था, ये ए बैंड, ये पूरा क्या था, ए बैंड था, और ये क्या था, आई, ये क्या था, आई। इसको क्या बोल रहे थे, मायोसिन, इसको क्या बोल रहे थे, एक्टिन। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना तो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी स्थिति। ये बैंड तो इतना ही है अभी भी, इसमें क्या हो गया, कमी आ गई। क्लियर है, ये वाला मोमेंट रहेगा और उसकी क्या होगी, इसकी दूरी सेम रहेगी। अब क्या होगा, जब इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये मायोसिन एक्टिन के साथ में जुड़ जाएगा, ये वाली स्थिति रहेगी, तो फिर क्या होगा कि मायोसिन का सिर झुक जाएगा, उसका हेड पोर्शन है ना वो झुक जाएगा। आप आगे लिखना है, ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं। झुकने से क्या होगा, एक्टिन है सार्कोमियर के एच जोन की तरफ सरकता है और सिर के झुकाव से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री हो जाते हैं, वह सिर से नया एटीपी जुड़ जाता है।
ठीक है, ये वाली प्रक्रिया चलेगी, नया एटीपी जुड़ गया, ऐसी परिस्थिति में पुनः एक्टिन अलग हो जाता है। अब भी अगर कैल्शियम मौजूद है तो प्रक्रिया चलती रहेगी, और कैल्शियम खत्म हो गया तो एक्टिन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर वापस वो स्थिति बना लेगा, अलग बन जाएंगे 3 ग्रुप में, एक्टिन, माइसिन और आपके एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, और आपके जो है वो मायोसिन है वो सेपरेट हो जाएगा। ये वाली प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है, कंप्लीट है। अब इस प्रक्रिया में जो एनर्जी है वो कहां से आती है उसको देखो। इस प्रक्रिया में एनर्जी एटीपी से मिलती है, एडीपी से पुनः तुरंत एटीपी बनना क्रिएटिन फॉस्फेट के कारण होता है, और इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए स्टोर्ड ग्लाइकोजन प्लस ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की आवश्यकता होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बोन्स का क्या रोल है? बोन्स का रोल, बोन के हिसाब से देखा जाए तो मसल के 2 प्रकार हैं, एक होती है फ्लेक्सर, एक होती है एक्सटेंसर। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं, जब फ्लेक्सर वर्क करती है तो ये रुक जाती है, और जब ये रुक जाती है तो ये वर्क करती है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ अब इस समय ये वाली स्थिति में है, ये मैंने कर लिया, इसका मतलब अब जो फैलने वाली है ना फ्लेक्सर एक्सटेंशन, उसका काम नहीं है। इसका मतलब इस समय कौन काम कर रही है? फ्लेक्सर कर रही है, लेकिन दूसरी कौन सी रेस्ट में है? एक्सटेंसर रेस्ट में है। जब इसको हाथ को ऐसे करूंगा, इसका मतलब अब कौन सी काम करने लग गई? अब एक्सटेंसर काम कर रही है और फ्लेक्सर रेस्ट कर रही है। इसका मतलब बोन भी अपने आप में इस प्रकार से मसल्स के साथ में रिएक्शन करती है, और मसल भी मतलब जो बोन है वो मसल के साथ में रिएक्ट करके अपनी बॉडी के जो है इस मस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। सिंपल सी बातें हैं, साधारणतः वीडियो को देख लेना, ढंग से लिख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।